हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी? आप सभी का तने वाले टॉपिक में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हमने जैसे कि पिछली क्लासों में हमने पढ़ा है कि पुष्प क्या होता है, बीज क्या होता है, फल क्या होता है, ऐसी बातों को हमने पीछे वाली क्लासों में पढ़ा है। और आज हम उसी प्रकार आज हम यहाँ से तने को पढ़ेंगे कि पेड़-पौधों में तनों से रिलेटिव हमें एग्ज़ाम में कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार के एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, कौन-कौन सी बातें हमें यहाँ से ध्यान में रखनी होती हैं। उन सभी बातों पर आज हम यहाँ से चर्चा चर्चा करने वाले हैं। बशर्ते आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो के अंत में तने से रिलेटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चनों पर भी हम यहाँ से प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि तना आपके पास लिखा हुआ है, सबसे पहले तो हम यहाँ से ऐसा जानेंगे कि तना क्या होता है। जैसे कि हमने पिछली क्लासों में बीज से रिलेटिव बातों को पढ़ा। बीज के 3 मुख्य भाग होते हैं, एक होता है प्रांकुर होता है, एक मूलांकुर होता है और एक होता है बीजपत्र होता है। उसी में हमने ऐसे जाना था कि बीज का जो प्रांकुर जो भाग होता है, वो किसको विकसित करता है? तने को विकसित करता है। और बीज में जो बीजपत्र वाला जो हिस्सा होता है, उसमें खाद्य भाग स्थित होता है। और इसके अलावा जो मूलांकुर जो भाग होता है, इस मूलांकुर भाग से क्या विकसित होती हैं? जड़ें विकसित होती हैं। सबसे पहले मैंने आपको ऐसे बताई कि जो बीज होता है, जो बीज होता है, इस बीज के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। एक को क्या कहते हैं? मूलांकुर कहते हैं। एक तो होता है कौन? मूलांकुर होता है। एक होता है कौन? बीजपत्र होता है और तीसरा होता है प्रांकुर। ये बीज के 3 भाग होते हैं, जिसमें से मूलांकुर, मूलांकुर तो क्या विकसित करता है? जड़ें विकसित करता है। बीजपत्र में बीज का खाद्य भाग स्थित होता है, खाद्य भाग पाया जाता है। और प्रांकुर भाग जो होता है, ये प्रांकुर भाग तने को विकसित करता है। किसको विकसित करता है? तने को विकसित करने का कार्य करता है। कौन सा? बीज का कौन सा भाग? प्रांकुर भाग करता है। तो ऐसा हम यहाँ से लिखेंगे कि पौधे का वह भाग जो बीज की प्रांकुर भाग से विकसित होता है। किससे विकसित होता है? प्रांकुर भाग से विकसित होता है। कि पौधे का वह भाग, पौधे का वह भाग, पौधे का वह भाग जो बीज के प्रांकुर भाग से, बीज के प्रांकुर भाग से, बीज के प्रांकुर भाग से विकसित होता है, विकसित होता है, उसे उसे तना कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? तना कहा जाता है। तना कहा जाता है। परिभाषा में सबसे इम्पोर्टेंट बात तो सिर्फ आपको यहाँ से ये वाली दिखाई दे रही होगी, ये वाली, कि पौधे का वह भाग जो बीज की कौन से भाग से? प्रांकुर भाग से विकसित होती है। यहाँ से एग्जाम में आपको बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि बीज के कौन से हिस्से से तने का निर्माण करता है? तना निर्मित होता है प्रांकुर से। जड़ विकसित होती है कहाँ से? मूलांकुर भाग से विकसित होती है। ऐसा हमने जड़ के बारे में पिछले टॉपिक्स में पढ़ा ही था। और इसके अलावा देखो, जो तना जो होता है, वो तना कहाँ वृद्धि करता है? ऊपर की तरफ वृद्धि करता है। और ऊपर की तरफ क्या आता है? प्रकाश आता है। एक चीज आपने पीछे पादप गति के टॉपिक में भी जाना होगा कि जो तना जो होता है, इसे तने में धनात्मक प्रकाशानुवर्तन होता है। मतलब जिधर से प्रकाश होता है, उधर ही तना क्या करने लगता है? मूवमेंट करने लगता है, गति करने लगता है, वृद्धि करने लगता है। इस कारण तने में धनात्मक प्रकाशानुवर्तन पाया जाता है। ऐसा हम यहाँ से लिखेंगे कि तने में धनात्मक धनात्मक प्रकाशानुवर्तन पाया जाता है। धनात्मक प्रकाशानुवर्तन पाया जाता है। धनात्मक प्रकाशानुवर्तन पाया जाता है। जबकि जबकि ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन होता है। गुरुत्वानुवर्तन मतलब पौधे का वह हिस्सा जो नीचे की तरफ मूवमेंट करता हो, जिधर से गुरुत्वाकर्षण बल लगता है ऊपर से नीचे की तरफ, तो ऊपर से नीचे की तरफ कौन वृद्धि करता है? जड़ वृद्धि करती है। इसी कारण जड़ में धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन होता है। लेकिन जो तना होता है, तना तो नीचे से ऊपर की तरफ वृद्धि करता है।
तो विपरीत का विपरीत वर्दी करता है किसके? गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत वर्दी करता है। इसी कारण तने में ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन पाया जाता है, धनात्मक प्रकाशानुवर्तन पाया जाता है और ऋणात्मक तने में तने में ऋणात्मक ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन पाया जाता है। गुरुत्वानुवर्तन पाया जाता है। ध्यान रखें यहाँ से हूबहू आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि तने में ऋणात्मक तो क्या होगा? गुरुत्वानुवर्तन। और धनात्मक क्या होगा? प्रकाशानुवर्तन होगा। धनात्मक प्रकाशानुवर्तन और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन पाया जाता है किसमें? तने में पाया जाता है। ठीक है ना? यहाँ तक की ये बातें आपने जानी होगी। इसके अलावा तने पर क्या लगी रहती हैं? तने पर परव संधियाँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? तने पर परव संधियाँ पाई जाती हैं और इन्हीं परव संधियों से क्या क्या विकसित होती हैं? शाखाएँ विकसित होती हैं, पत्तियाँ विकसित होती हैं इन्हीं परव संधियों से। तो अगली लाइन में हम ऐसा लिख सकते हैं कि तने पर परव संधियाँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? तने पर परव संधियाँ पाई जाती हैं। तने पर तने पर परव संधियाँ तने पर परव संधियाँ पाई जाती हैं। तने पर परव संधियाँ पाई जाती हैं। ठीक है ना? परव संधियाँ पाई जाती हैं जिनसे शाखाएँ निकलती हैं। जिनसे का क्या निकलती हैं? शाखाएँ निकलती हैं। ऐसा हम यहाँ से लिख सकते हैं, शाखाएँ व पत्तियाँ परव संधियों से लगी रहती हैं। ठीक है ना? अगली लाइन में ऐसा लिख सकते हैं कि परव संधियों से परव संधियों से परव संधियों से शाखाएँ शाखाएँ व पत्तियाँ शाखाएँ व पत्तियाँ लगी होती हैं, लगी होती हैं। ठीक है ना? तो तने पर परव संधियाँ पाई जाती हैं और इन्हीं परव संधियों से शाखाएँ व पत्तियाँ जो होती हैं वो लगी हुई होती हैं। इसके अलावा अब हम जानेंगे कि तना जो होता है इस तने के कितने प्रकार होते हैं। तना जो होता है इस तने के मुख्यतः 3 भाग हमें दिखाई देते हैं, मतलब 3 प्रकार के होते हैं। तना कितने प्रकार का होता है? तना 3 प्रकार का होता है। तना 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के होते हैं तना? तना होता है 3 प्रकार का। और वो 3 प्रकार कौन-कौन से होते हैं देखो। तने के 3 प्रकार होते हैं कौन-कौन से? यहाँ से हम जानेंगे। एक तो होता है कौन-सा? एक तो तने का प्रकार होता है, एक तो तने का प्रकार होता है कैसा? एक तो तने का प्रकार होता है भूमिगत तना। कैसा होता है? भूमिगत तना। एक तो भूमिगत तना होता है। एक होता है वायवीय तना। ये कैसा होता है? वायवीय तना होता है। और तीसरा होता है अर्धवायवीय तना। ऐसा होता है, अर्धवायवीय तना होता है। और इन तने के जो प्रकार हैं, इन तने के प्रकारों को आगे हम एक-एक करके पढ़ने वाले हैं कि वायवीय तना क्या होता है, अर्धवायवीय तना क्या होता है और भूमिगत तना क्या होता है। इन तीनों को ही हम वन बाय वन करके यहाँ से पढ़ेंगे। सबसे पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसको? भूमिगत तने को पढ़ेंगे कि भूमिगत तना क्या होता है। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं यहाँ से, भूमिगत तना। भूमिगत तना। इस भूमिगत तने में सबसे पहले हम यहाँ से देखो क्या लिखने वाले हैं। यहाँ से हम लिखेंगे भूमिगत तने के बारे में क्या, कि तने का वह प्रकार जो भूमि के अंदर स्थित होता है, या कुछ आपके पास तने ऐसे होते हैं जो जमीन के अंदर स्थित होते हैं। जैसे उदाहरण हो गया आलू। आलू एक तना रूपांतरित फल होता है। तना रूपांतरित सब्जी जिसे आप आलू आलू की सब्जी बनाते हैं ना, वो सब्जी तने का रूप होता है। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि तने का वह प्रकार जो जमीन के अंदर स्थित होता है, जमीन के अंदर पाया जाता है, उसे हम कहते हैं कौन सा? भूमिगत तना कहते हैं। उदाहरण, एक उदाहरण हो गया क्या आपके पास? तना हो गया। तो यहाँ से लिखें कि तने का वह प्रकार, तने का
वह प्रकार, तने का वह प्रकार जो जमीन के अंदर स्थित होता है, जो जमीन के अंदर पाया जाता है, जमीन के अंदर पाया जाता है, जमीन के अंदर पाया जाता है, उसे उसे भूमिगत तना कहा जाता है। उसे भूमिगत तना, भूमिगत तना कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? भूमिगत तना कहा जाता है। ठीक है ना? कि तने का वह प्रकार जो जमीन के अंदर स्थित होता है, वो क्यों उसे क्या कहते हैं? उसे भूमिगत तना कहते हैं। और इस भूमिगत तने के भी अलग-अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि एक तो होता है कंद रूपांतरित, एक तो होता है कंद, एक होता है धनकद रूपांतरित, एक तो होता है कंद, एक होता है सलकंद, एक होता है सलखंद, एक होता है आपके पास एक होता है आपके पास धनकंद, एक होता है धनकंद, और एक होता है परकंद, एक होता है कैसी परकंद। जो कंद होता है, यानी कि कंद रूपांतरित जो होता है ना, वो तो आपको ऐसे परीक्षा में पूछेगा कि कंद रूपांतरित कंद या तना, आपके पास ये तो जान चुके हैं, इनमें जो भी उदाहरण लिखने वाला हूं मैं, वो सारे के सारे तना रूपांतरित ही रहने वाले हैं। जैसे कि कंद रूपांतरित जो उदाहरण मैं आपको यहाँ से दिखाने वाला हूँ, वो है कौन? आलू। आलू जो होता है, आलू तना रूपांतरित होता है। कैसा होता है? आलू तना रूपांतरित होता है। जैसे कि हमने पिछली क्लासों में ऐसे पढ़ ही लिया था कि गाजर, गाजर और जो मूली होती है वो किसकी रूपांतरित थी? जड़ रूपांतरित फसल थी। इसी प्रकार यदि इसके बारे में यदि आपको पूछा जाए ना कि आलू, आलू कैसा रूपांतरित है? कंद रूपांतरित, या कंद किसका प्रकार है? तने का रूपांतरित है। कहने का मतलब आलू जो होता है वो तना रूपांतरित फसल होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सलकंद। सलकंद के जो रूपांतरित जो भाग होते हैं ना, वो होता है, एक तो होता है प्याज, एक तो होता है प्याज, और एक होता है लहसुन, एक होता है कौन? लहसुन। ये भी किसके रूपांतरित है? तना रूपांतरित फसल ही होती हैं। लेकिन तने में भी कैसा? सलकंद होता है, सलकंद बता सकते हैं। एक होता है आपके पास धनकंद, जैसे एक तो होता है जमीकंद, एक तो होता है जमीकंद, एक तो होता है आपके पास कौन? जमीकंद होता है, और एक होता है आपके पास क्या? जमीकंद, और एक होता है अरबी। ये भी किसके रूपांतरित होते हैं? ये भी कैसी रूपांतरित? तना रूपांतरित फसलें ही होती हैं। एक तो होता है जमीकंद, और एक होता है कौन? अरबी। बचा आपके पास कौन है? परकंद बचा हुआ है। परकंद में हम लिखेंगे किसको? एक तो लिखेंगे हल्दी, एक तो लिखेंगे किसको? हल्दी को। एक लिखेंगे हम किसको? अदरक को। किसको लिखेंगे? अदरक को लिखेंगे। जितने भी उदाहरण मैंने आपको यहाँ से दिखाए हैं, जैसे कि एक तो आपको दिखाया है क्या? कंद। कंद में कौन? आलू। आलू तना रूपांतरित फसल होती है। प्याज और लहसुन, प्याज और लहसुन भी तना रूपांतरित फसल ही होती हैं। जमीकंद और अरबी, ये भी तना रूपांतरित ही फसल होती हैं। और हल्दी और अदरक, ये भी तना रूपांतरित फसल होती हैं। लेकिन तने में भी कंद के बारे में पूछे तो कंद होगा कौन? आलू। सलकंद होगा प्याज और लहसुन। धनकंद, धनकंद में अरबी और जमीकंद, और परकंद, परकंद में अदरक और हल्दी। ये आपके पास उदाहरण इनके होंगे, और इनसे जुड़े हुए एग्जाम में पूछे गए जो क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को भी हम कुछ ही समय में यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ आप लेक्चर में अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि टॉपिक से रिलेटिव जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, वो क्वेश्चन आपके यहाँ से जानकारी हो सके, आपको यहाँ से पता चल सके कि एग्जाम में टॉपिक से रिलेटिव किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपने यहाँ से जाने लिया है भूमिगत तने के बारे में, कि भूमिगत तना वह होता है जो जमीन के अंदर स्थित होता है, और इसके उदाहरण होते हैं जैसे कंद, सलकंद, धनकंद और परकंद। कंद में होगा आलू, सलकंद में होगा प्याज और लहसुन, धनकंद में होगा जमीकंद और अरबी, और परकंद, परकंद में होगा हल्दी और अदरक। बहुत बार आपको एग्जाम में यहाँ से ऐसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तना रूपांतरित फसल है, कौन सी तना रूपांतरित फसल नहीं है। जैसे कि हमने जड़ में पढ़ा था, जड़ रूपांतरित मूली थी, गाजर थी, सलकंद थी, शकरकंद थी। ये तो आपके पास कौन थी? ये तो जड़ रूपांतरित थी। लेकिन आलू, प्याज, लहसुन, जमीकंद, अरबी, हल्दी और अदरक, ये होती है तना रूपांतरित फसलें। चलिए, तो दूसरे तने के दूसरे प्रकार को हम पढ़ते हैं। तने का दूसरा प्रकार था कौन सा? अर्धवायवीय। अर्धवायवीय, अर्धवायवीय तना।
इस अर्धवायवीय तने को हम यहाँ से पढ़ेंगे देखो। अर्धवायवीय तने का दूसरा प्रकार जो है ना, उसको हम पढ़ेंगे अर्धवायवीय। अर्ध का मतलब आधा, वायवीय का मतलब बाहर। तने का वह प्रकार जो आधा तो जमीन के अंदर हो और आधा जमीन से बाहर स्थित हो, उस तने को कहते हैं अर्धवायवीय तना। ऐसा हम यहां से लिख सकते हैं कि तने का वह प्रकार, तने का वह प्रकार जिसमें जिसमें तने का कुछ भाग, जिसमें जिसमें तने का कुछ भाग, जिसमें तने का कुछ भाग जमीन के अंदर हो, जमीन के अंदर हो, वह बचा शेष भाग, बचा शेष भाग, बचा शेष भाग जमीन के बाहर हो, जमीन के बाहर हो, उसे अर्धवायवीय तना कहते हैं। उसे अर्धवायवीय तना कहते हैं। उसे अर्धवायवीय तना कहते हैं। ठीक है ना, अर्धवायवीय तना कहते हैं। और इसका उदाहरण है घास। इसका उदाहरण होगा क्या, घास। घास में क्या होता है, आधा तना तो जमीन के अंदर दसा रहता है और आधा जमीन से बाहर निकला हुआ रहता है। तो आधा तो जमीन के अंदर हो और आधा तना बाहर हो, उसको कहते हैं अर्धवायवीय तना। और उसका उदाहरण हो गया हमारे पास क्या, घास हो गया। चलिए इसके अगले उदाहरण को हम यहाँ से पढ़ते हैं। और इसका तीसरा जो प्रकार है तने का, वो तीसरा प्रकार कौन सा है, इसका तीसरा प्रकार है कौन सा, वायवीय तना। कौन सा तना, वायवीय तना। और वायवीय तने का उदाहरण और वायवीय तना किसे कहते हैं, वो भी हम यहाँ से जानेंगे कि वायवीय तना क्या होता है। ठीक है ना, अब तक तो अपने दो प्रकारों को पढ़ा है। अब देखो वायवीय तना क्या होता है। वह तना जिसमें पूरा का पूरा जो तना होता है जो जमीन के ऊपर स्थित हो, उस तने को कहते हैं कौन सा, वायवीय तना। आधा तना जमीन के अंदर हो और आधा बाहर हो, उसे अर्धवायवीय कहते हैं। पूरा का पूरा तना जमीन के अंदर हो, उसे भूमिगत तना कहते हैं। ठीक है ना, वायवीय तना। वायवीय तना कौन सा तना हो गया, वह तना जिसमें पूरा का पूरा तना जमीन से बाहर की तरफ स्थित हो, उसको कहते हैं कौन सा, वायवीय तना कहते हैं। तो हम यहाँ से लिखेंगे वह तना, वह तना जिसमें पूरा तना, पूरा भाग, जिसमें पूरा भाग जमीन के बाहर स्थित हो, जमीन के बाहर स्थित हो, जमीन के बाहर। वह तना जिसमें पूरा भाग जमीन के बाहर स्थित हो उसे वायवीय तना कहते हैं। उसे वायवीय तना कहा जाता है। तने का वह प्रकार जिसमें पूरा का पूरा तना जमीन के बाहर स्थित हो, उसे वायवीय तना कहा जाता है। यदि इसका उदाहरण लेना चाहो तो दुनिया भर के बहुत सारे उदाहरण होते हैं। जैसे आपके पास अंगूर हो गया, नींबू हो गया, नागफनी हो गई, आदि इसके उदाहरण होते हैं। वायवीय, अब देखो इनसे आपको परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा परीक्षा में प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको उन प्रश्नों को भी दिखाने वाला हूं जो एग्जाम में टॉपिक से रिलेटिव आपको पूछे गए हैं। यहां से आपको सबसे ज्यादा बार परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। एक इंपॉर्टेंट बात को और आप ध्यान रखें, देखो कि जो तना होता है, इस तने का निर्माण कौन करता है, बीज का कौन सा भाग करता है, प्रांकुर भाग करता है। और बीज का मूलांकुर जो भाग होता है वो जड़ को बनाने का काम करता है। ठीक है ना, तने में धनात्मक प्रकाशानुवर्तन होता है और तने में ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन पाया जाता है। अब आपको उन क्वेश्चनों को मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ जो परीक्षा में टॉपिक से रिलेटिव, मतलब तने से संबंधित आपको परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए, तो बाकी प्रश्नों की प्रैक्टिस भी आप करते होंगे। आपको इम्पोर्टेंट पीडीएफ अवेलेबल करवाई गई है। उस पीडीएफ में बहुत से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन संग्रहित करके दिए गए हैं। उन क्वेश्चनों पर भी आप अपनी प्रैक्टिस करें जिससे कि टॉपिक आपके लिए और आसान बन सकेगा। चलिए दोस्तों, एक नंबर का क्वेश्चन जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आ ही चुका है।
क्वेश्चन में हम पढ़ते हैं यहाँ से देखो, खाना बनाने स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक, अदरक एक राइजोम है जो खालिस्तान अदरक, अदरक किसका रूपांतरण है? मैंने आपको इसे कहा था अदरक किसका रूपांतरण होता है? तना रूपांतरित होती है। लेकिन तने में भी कौन सा होता है? तने में भी कौन सा? प्रकंद प्रकार की होती है। तो ऐसा हम यहाँ से लिख सकते हैं देखो, भूमि के ऊपरी तना होता है? नहीं। भूमि के ऊपर की ओर जड़ होती है? नहीं। भूमिगत तना होता है या भूमिगत जड़ होती है? जड़ रूपांतरित थोड़ी ना होती है। जो अदरक जो होती है वो अदरक होती है कैसा? भूमिगत तने का उदाहरण होता है। तो दिस हमारा यहाँ से सही जवाब होता। थ्योरी की क्लास में इस वीडियो में यदि आप मेरे साथ शुरू में यदि बने हुए थे तो आप ऐसी बात को जान पाए होंगे। आपको एनटीपीसी के पेपर में आपको इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। आगामी एनटीपीसी की सीबीटी 2 भी लगने वाली है, वहां भी आपको कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन वहां से पूछे जाएंगे। तो उनका फटाक से आप अपना सही जवाब बता सकते हैं यदि आपने थ्योरी को। पादप आकारिकी के प्रश्नों को बेहतर बनाने के लिए मेरे सभी पार्ट्स जो आपको अवेलेबल करवाए गए हैं, उन सभी पार्टों में आप क्रम से बने रहिएगा, जिससे कि पादप आकारिकी यानी कि प्लांट मोर्फोलॉजी मोर्फोलॉजी से रिलेटिव जितने भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन सभी क्वेश्चनों का आप फटाक से अपना सही जवाब बता सकते हैं। तो सभी पार्टों में आप क्रम से बने रहिएगा। अगला प्रश्न है, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर को सही रूप से मापा जाता है? ऐसा कौन सा यंत्र होता है जिसके द्वारा तने की वृद्धि को मापा जाता है? उसके बारे में हमें यहाँ से बताना था। तो तने की वृद्धि को मापने के लिए जो यंत्र काम में लिया जाता है वो होता है ऑक्सेनोमीटर होता है। तो दिस हमारा यहाँ से सही जवाब होता। क्या होता? ऑक्सेनोमीटर। तने की वृद्धि को मापने के लिए जो यंत्र होता है उसे हम ऑक्सेनोमीटर कहते हैं। तो दिस हमारा यहाँ से सही आंसर होता। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि अगला प्रश्न हमें दिया गया है, हम आलू के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं? आलू का जो पौधा होता है, इस पौधे में आलू जो होता है, आलू किसका रूप होता है? आलू खाते हैं जिसे हम, वो होता है कैसा? तना रूपांतरित होता है। ऐसा हमने थ्योरी की पिछले पिछली कुछ स्लाइडों में आपने ऐसी बातों को पढ़ ही लिया था कि तना जो होता है तना रूपांतरित फसल होती है कौन? आलू होती है। तो दिस हमारा यहाँ से सही जवाब होता। तो आलू में जो खाने वाला जो भाग होता है वो हम क्या कहते हैं? तना कहते हैं। ये भी रेलवे की एग्जाम में ही आपको पूछा गया क्वेश्चन है। आगामी एग्जाम में भी आपको पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले भी बहुत बार एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आलू होता है वो आलू किसका रूपांतरण होता है? तना रूपांतरित होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया कुनेन एक पादप से प्राप्त की जाती है। पादप के किस अंग से यह औषधि प्राप्त की जाती है? कुनेन जो औषधि होती है, ये सिनकोना एक नामक वृक्ष होता है। सिनकोना, सिनकोना, सिनकोना वृक्ष की छाल से, सिनकोना वृक्ष की किससे? छाल से प्राप्त की जाने वाली औषधि होती है कौन? कुनेन होती है। कौन सी औषधि होती है? कुनेन औषधि होती है जो सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है। यही बात हमें एग्जाम में भी पूछी गई थी। सीपीओ की एग्जाम में जब 2012 में इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिला था कि कुनेन एक पादप होता है। कुनेन एक पादप से प्राप्त की जाने वाली औषधि होती है। ये कहाँ से प्राप्त की जाती है? ये एक छाल से प्राप्त की जाती है। सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है। तो दिस हमारा यहाँ से सही जवाब होता। तना या शाखाओं की छाल से प्राप्त की जाती है। ऐसा आप यहाँ से समझ ही पाए होंगे। दिस हमारा यहाँ से डी यहाँ से सही आंसर होता। चलिए अगले प्रश्न और पढ़ते हैं। दोस्तों आपको जो पादप आकारिक यानी कि प्लांट मोर्फोलॉजी से रिलेटिव आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ अवेलेबल करवाई गई है। इस पीडीएफ में बहुत से क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से आपको शामिल करके दिए गए हैं। उन कुछ क्वेश्चनों की तो मैं आपको यहाँ से प्रैक्टिस करवा ही रहा हूँ, बाकी प्रश्नों पर भी आप अपनी प्रैक्टिस करें जिससे कि टॉपिक आपके लिए और आसान बन सकेगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, कुनेन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? ऐसा ही हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि कुनेन जो होती है सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाने वाली औषधि होती है। तो दिस हमारा यहाँ से सही जवाब होता। एसएससी की एग्जाम में आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था तो हम यहाँ से बता सकते थे। चलिए अगला प्रश्न, अगला है, निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इन ऑप्शनों में हमें बताना था कि कौन सा तने का रूपांतरण नहीं होता है। आलू, आलू तो तना रूपांतरित, जो भी कंद, कंद रूपांतरित होता है कौन? आलू। तो ये तो हमारा सही है। फिर इसके बाद शकरकंद, शकरकंद
तने का रूपांतरण थोड़ी ना होता है। शकरकंद तो जड़ रूपांतरित फसल होती है। कैसी होती है? जड़ रूपांतरित होती है। परीक्षा में थे तो हमें इतना ही पढ़ना था कि सी हमारा सही जवाब होने वाला है। बाकी घर यदि बैठे हैं तो प्याज का बल्लभ ये भी सही है। अरबी का धनकंद बिल्कुल ये भी सही है, और आलू का कंद ये भी हमारा यहाँ से सही जवाब होता। तो यहाँ पूछा गया था क्या तने का रूपांतरण नहीं है? शकरकंद, शकरकंद तने का रूपांतरण नहीं होता है। शकरकंद किसका रूपांतरण होता है? जड़ का रूपांतरण होता है। जड़ के टॉपिक में हम ऐसी बात को पढ़ ही लिया था। चलिए, तो दिस हमारा यहाँ से सही जवाब होता। सी हम यहाँ से अपना सही जवाब बताते। चलिए, अगला प्रश्न है। प्याज में खाद्य भाग है। जो प्याज को हम खाते हैं, उस प्याज में कौन से भाग को खाते हैं? क्या हम पत्ते को खाते हैं? क्या हम जड़ को खाते हैं? क्या हम पुष्प को खाते हैं, या हम तने को खाते हैं? तो प्याज में खाने वाला जो भाग होता है ना, वो होता है कौन? तना होता है। दिस हमारा यहाँ से सही जवाब होता। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी भी होती हैं, जब छोटा होता है, कच्चा जो प्याज होता है, इस कच्चे प्याज में पत्तियों की सब्जी वगैरह भी बनाई जाती है। वो बात एक अलग है यहाँ। प्याज में खाद्य भाग, प्याज को जब हम खाते हैं तो प्याज का कौन सा भाग खाते हैं? तने वाले भाग को हम यहाँ से खाते हैं। एसएससी की एग्जाम में आपको इस प्रकार का बहुत ही सुंदर क्वेश्चन पूछा गया था। इससे पहले ये एलडीसी के पेपर में भी एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगामी एग्जाम में जिस भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप साइंस सीख रहे हैं यहाँ से, वहां आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि अगला प्रश्न है, राइजोबियम किसका एक प्रकार है? राइजोबियम, ये 27 तारीख का जो यूपीपीसीएस का पेपर लगा था, वहां भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा गया था। देखो, सबसे पहले समझिएगा कि राइजोबियम क्या होता है। फलीदार जितने भी पौधे होते हैं, फलीदार, इन फलीदार पौधों की जड़ों में एक जीवाणु पाया जाता है। जड़ों में एक जीवाणु पाया जाता है, जो जीवाणु सहजीवी संबंध के रूप में पाया जाता है। सहजीवी संबंध के रूप में पाया जाता है। और वो जीवाणु होता है कौन सा? राइजोबियम होता है। कौन होता है? राइजोबियम। राइजोबियम जीवाणु और जड़ के मध्य सहजीवी संबंध होता है। मतलब जड़ के द्वारा राइजोबियम को लाभ होता है, और राइजोबियम के द्वारा जड़ को लाभ होता है। ऐसा दोनों को जो लाभ देने वाला जो संबंध होता है, उसे सहजीवी संबंध कहते हैं। देखो, राइजोबियम, राइजोबियम जो जड़ों में पाए जाते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। और वो नाइट्रोजन किसको देता है? जड़ों को पोषक तत्वों के रूप में देता है, जड़ को प्रदान करता है। और जड़ इसके बदले राइजोबियम को भोजन प्रदान करती है, जैसे वसा के रूप में, स्टार्च के रूप में वसा प्रदान करती है। तो राइजोबियम एक फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाने वाला सहजीवी जीवाणु होता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। तो ऐसा हमें यहाँ से बताना था। तो प्रकाश संश्लेषण जीवाणु नहीं, सहजीवी जीवाणु बिल्कुल सही। सही जवाब था यहाँ बी, कि राइजोबियम सहजीवी जीवाणु होता है, मतलब बैक्टीरिया होता है, जो फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। ठीक है ना? तो 8 नंबर के क्वेश्चन का दिस हमारा यहाँ से सही जवाब होता। इसी प्रकार अगले सुंदर से प्रश्न की तरफ और मैं आपको लेके चलता हूं। इस प्रश्न में दिया गया है, स्तंभ यानी कि तना, तना होता है प्राय धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। बिल्कुल सही दिया गया है। सी, यहां से ए हमारा कथन सही लिखा हुआ है। इसका देखो डी कथन और था, कुछ ना कुछ यहाँ से मिसप्रिंटिंग हो गया, यहाँ से कुछ लिखा हुआ नहीं, कट गया वो यहाँ से। कि तना होता है प्राय, तने में धनात्मक प्रकाशानुवर्तन होता है और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन होता है। धनात्मक तो क्या होता है? प्रकाशानुवर्तन, और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन होता है। सीजीएल के पेपर में आपको जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो दिस हमारा यहाँ से सही जवाब होगा। थ्योरी की क्लास में ऐसे आपने पढ़ ही लिया होगा कि धनात्मक प्रकाशानुवर्तन होता है और इसके साथ ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन होता है। किसमें? तने में होता है। क्योंकि जो तना होता है, प्रकाश जिधर से आता है, तना इधर ही अपनी वर्दी को करने लगता है। जिधर से प्रकाश आ रहा था, तना वर्दी भी उस तरफ ही करने लगता है। इस कारण तने में धनात्मक प्रकाशानुवर्तन पाया जाता है। तो दिस हमारा यहाँ से सही जवाब होता। चलिए, अगला प्रश्न। आलू में अक्षीय मदद करती हैं। अक्षीय मतलब आलू में जो आंख होती हैं, वो आंख किस में मदद करती हैं? वो कायिक जनन में मदद करती हैं। किसमें मदद करती हैं? कायिक जनन में मदद करती हैं। यदि आलू की आंख वाले हिस्से को काट कर जमीन में यदि हम बो देते हैं, तो कुछ समय में उस आंख से एक नए पौधे का निर्माण होने लगता है। तो कायिक जनन के दौरान हम इसको पढ़ते हैं। तो दिस हमारा यहाँ से सही जवाब होता कि अक्षिया या आंख मदद करती है किसमें? कायिक जनन में मदद करती है।
ठीक है ना? तो दिस हमारा यहाँ से सही आंसर होता। चलिए अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। तने के जरिए खालिस्तान फैलता है। आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शनों में हमें यहाँ से बताना था कि तने के जरिए क्या फैलता है, वो हमें यहाँ से बताना था। यहाँ से गुलाब करिएगा, जो बी ऑप्शन है उसमें गुलाब करिएगा। ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम पत्तियों के द्वारा फैलता है, तो ये तो गलत जवाब होता है यहाँ से, ठीक है ना? यहाँ से दिया गया है गुलाब, तो गुलाब जो होता है वो तने के द्वारा फैलता है। यदि गुलाब के तने को यदि काट कर हम बो देते हैं, तो दूसरा गुलाब उससे विकसित होने लगता है वहां से, तो दूसरा पौधा वहां से बनने लग जाता है कुछ ही समय में। तो दिस हमारा यहाँ से सही जवाब होता। तने के जरिए क्या फैलता है? गुलाब फैलता है। ठीक है, अगले अगला प्रश्न है। फसल के पौधे के वे समय जो वानस्पतिक पद्धति से उपजते हैं, यानी कि ऐसा कौन सा समय है, उस समय में हमें यहाँ से बताना होगा कि ऐसे कौन से ऑप्शन है वो जो वानस्पतिक जो भाग होते हैं उनके द्वारा विकसित होते हैं, उपजते हैं, मतलब नए पौधे का निर्माण होता है। वानस्पतिक भाग जैसे हो गया, जड़ हो गया, तना हो गया, पत्तियां हो गई, उनके द्वारा नया पौधा बनता है। वो ऑप्शन कौन सा है? देखो, आलू हो गया, आलू तना रूपांतरित होता है, बिल्कुल सही जवाब है। पपीता, पपीता नहीं है, पपीते में तो बीज के द्वारा बनता है, तो ये तो गलत होता। गन्ना, गन्ना कैसा रूपांतरित होता है? गन्ना किससे बनता है? तने से बनता है। आलू, आलू भी किससे बनता है? तने से ही बनता है। केला, केला यहाँ से सही जवाब होता है। केले में भी किससे बनता है? केले में भी जो जड़ का कुछ हिस्सा होता है वो केले को बनाने का काम करता है। तो दिस हमारा यहाँ से सही जवाब होता कि वानस्पतिक पद्धति से उपजते हैं। गन्ना भी वानस्पतिक पद्धति से ही उपजता है, आलू भी वनस्पतिक पद्धति से ही उपजता है, और केला, केले में भी कुछ इसी प्रकार से नए तो केले का निर्माण होता है। केले में कोई बीज वगैरह तो होता नहीं है, तो वो पौधे के जड़ के किसी हिस्से से एक नए केले का निर्माण होता है। तो दिस हमारा यहाँ से सही जवाब होता। अगला प्रश्न, प्याज परिवर्तित रूप है, प्याज किसका रूपांतरित है? प्याज, ऐसा हम पढ़ ही चुके हैं कि प्याज किसका रूपांतरित होता है? तने का रूपांतरण होता है। तो दिस हमारा यहाँ से सही जवाब होगा। थ्योरी की क्लास में यदि आप मेरे साथ बने हुए होंगे तो ऐसी बातों को सीख ही लिया है आपने। चलिए अगला खूबसूरत सा अगला प्रश्न और है। निम्नलिखित में से कौन सा तना रूपांतरित है? जो आपके पास जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शनों में बताना था कि तना रूपांतरित कौन सा होता है? गाजर, गाजर तो किसका रूपांतरण है? जड़ का रूपांतरण होता है। शकरकंद, शकरकंद भी किसका रूपांतरण होता है? जड़ का ही रूपांतरण होता है। लेकिन जो आलू जो होता है, आलू किसका रूपांतरण होता है? तने का रूपांतरण होता है। तो वही बात हमें क्वेश्चन में भी पूछी गई थी, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है, यानी कि कौन सा तना का रूपांतरण है? तो कौन है? आलू का है। तो दिस हमारा यहाँ से सही जवाब होता। चलिए एक और सुंदर क्वेश्चन और मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, वो है गन्ना सामान्यतः खालिस्तान से उगाया जाता है। गन्ना किस से उगाया जाता है? जो हम घरों में जो गन्ना उगाते हैं खेतों में, वो गन्ना कैसे उगाते हैं? तो गन्ने का जो पूरा जो तना होता है, इस तने को जगह-जगह से काट के हम उगाते हैं। उस पद्धति को कहते हैं, देखो, तने को काटते हुए। तो दिस हमारा यहाँ से सही जवाब होता। ऐसा हम यहाँ से बता ही सकते थे। यहाँ से दिस हमारा सही जवाब होता कि गन्ना उगाया जाता है, तने को काटते हुए उगाया जाता है। तो इस प्रकार से बहुत से सुंदर क्वेश्चनों पे मैं आपकी प्रैक्टिस करवाया हूँ, और बाकी प्रश्नों पर भी आप अपनी प्रैक्टिस करें। पीडीएफ आपको अवेलेबल करवाई गई है। उस पीडीएफ से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको शामिल किए करके दिए गए हैं। उन सभी क्वेश्चनों पर आप अपनी प्रैक्टिस करें, जिससे कि टॉपिक आपके लिए और बेहतर बन सकेगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और पादप आकारिकी के सभी पार्ट पूरे हो चुके हैं। सभी पार्टों में यदि आपने मेरे साथ कंटिन्यू सफर किया है, तो बहुत सी बातें मैं आपको समझा पाया हूँगा। और यदि मेरे साथ यदि जुड़े हुए हैं कंटिन्यू, और यदि आपको बातें यदि आपको यहाँ से समझ में आ रही हैं, कुछ सीखने वाली बातें यदि आपको यहाँ से उपलब्ध हुई हैं, तो इस कोर्स को आप अपने अन्य साथियों को भी जॉइन करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होती है इस सीरीज के अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल बनाए रखिएगा। सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद।